हेलो एवरीवन, होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं हमारा जल्दी से ब्लॉक 2 का नेचुरल रिसोर्स का यूनिट 4। इस ब्लॉक का तो 1 ही यूनिट कहलाएगा, बट टोटल यूनिट का 4 है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स एवरीथिंग दैट हैज़ वैल्यू एंड फुलफिल आवर नीड्स। वो सब चीज़ें रिसोर्सेज होती है जो हमारे नीड फुलफिल करती है और जिनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ये नॉलेज बेस के लिए है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, इसमें ना 3 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं। 3 टाइप के रिसोर्सेज आते हैं। पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स या फिर आप इकोनॉमिक में इसको ह्यूमन कैपिटल भी बोलते हो। तो ह्यूमन आर रिसोर्सेज विद स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज। तो देखो, रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम खुद भी रिसोर्सेज हैं, पर हम खुद रिसोर्स तब कहलाएंगे जब हमारे पास स्किल होगी, हमारे पास नॉलेज होगी, हमारे पास एबिलिटी होगी, जैसे कि हमारे डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन। अभी हम रिसोर्सेज बन रहे हैं, बट अभी हम कोई भी रिसोर्स नहीं है, क्योंकि हमारी अभी देखा जाए तो हमारी कोई नीड नहीं है। हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि कोई हमारी नीड फुलफिल हो रही है किसी से या किसी की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन मेड या फिर फिजिकल कैपिटल। अब देखो, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो फिजिकल थिंग है, जो ह्यूमन ने खुद बनाई है, जैसे कि बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज और आपके रोड, हॉस्पिटल, स्कूल। तो ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं ह्यूमन ने, इसलिए ह्यूमन मेड बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, जो नेचुरल है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती है, ये थोड़ा जानने के लिए है। पहला होता है रेन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो सभी रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको रीजनरेट किया जा सकता है, जो कुछ टाइम बाद अपने आप ही बन जाते हैं। पर जब मैं बात करूँ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो देखो, ये वो रिसोर्स होते हैं ना जिनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में। मतलब आपकी पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी आ जाएगी, मर जाएगी, तब ये रिसोर्सेज आएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कम यूज़ करो इसको। ठीक है, अब देखो, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि आपका रेन्यूएबल का वाटर। वाटर आपको वाटर साइकिल से मिल जाता है, अभी पढ़ी ही होगी बचपन में। वाटर साइकिल वही ना कि आपका वेपर बनता है, वेपर से फिर कंडेंसेशन होता है, फिर वो बादल में जाता है, फिर उससे पानी आता है, और फिर वापस से आपका वो रिवर में हो जाता है, फिर वहीं से वेपर। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग वाला नहीं है, बट थोड़ा जानना पड़ेगा, अभी थोड़ा पढ़ना भी है उसके बारे में ही। तो वाटर हो गया आपका, सोलर हो गया, विंड हो गया, आपका बायोमास एनर्जी हो गए, तो ये सारे रिन्यूएबल है। ठीक है, पर नॉन रिन्यूएबल क्या है? आपका कोल, पेट्रोल। थोड़ी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि एक ही पेज में मुझे सब इतना सारा लिखना पड़ता है जिससे जल्दी रिवाइज हो सके। पेपर टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। अब देखो, इतना सब जान लिया कि भाई रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स 3 टाइप के होते हैं: ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। अब बात करते हैं आपके 5 एलिमेंट, जो कि पता ही होगा। आपका वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्पेस हो गई, आपका एयर हो गया, फायर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, आपका वाटर और आपका अर्थ, यानी आपका लैंड। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में कुछ फैक्ट जान लो। अब देखो, पूरी धरती पर ना, पूरी धरती पर 75% वाटर है। और अगर हम मान लें कि कुछ परसेंट वाटर है और कुछ परसेंट का 100% माने कि जो हमारे पास बचा कुचा वाटर है वो 100% है, तो उसमें से भी 97% हमारा पानी कहाँ पर है? ओशन में, सी में, कोस्टल में। और ये सारा का सारा पानी कैसा है? सॉल्टी, बिल्कुल नमक वाला, और पीने लायक तो होता ही नहीं है, पहली बात। और मात्र, सिर्फ मात्र 3% जो पानी है वो है हमारे पास फ्रेश वाटर, और उनकी भी सब कैटेगरीज है। 69% पानी कहाँ पर है? आपका आइस में, आपके पोल्स में, है ना, जो जमा हुआ है। 30% है जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारे पास मैक्सिमम है। और 1% जो सरफेस में है, बिल्कुल ऊपर ऊपर। ये कहाँ पर? रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड में, वेटलैंड में। तो 1% जो हमारे पास पानी है ना, वो सरफेस में है। अब सरफेस जैसे ऊपर ऊपर जो दिख सकता है आपको, जैसे रिवर हो गया आपका, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, वेटलैंड हो गए। ठीक है, अब देखो, अब कहने का मतलब मेरा ये है, अब उसमें से भी जो हमारे पास 1% पानी है ना, उसमें से भी 70 से लेकर 75% का यूज़ एग्रीकल्चर में हो रहा है। ठीक है,
और बाकी का जो बचा-कुचा है वो हमारा डोमेस्टिक यूज़ में और ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अब देखो मेरा मेन सोर्स क्या है कहने का, ज़्यादा इतना याद नहीं करना, पर ये याद रखना है कि हमारे पूरे देश, पूरी दुनिया में 75% वाटर है, ठीक है? उसमें से कुछ बचा-कुचा इंडिया में होगा, और अगर हम इंडिया का भी बचा-कुचा का 100% लें, तो उसमें से 97% जो पानी है वो आपका मैरीन है, बिल्कुल खारा, जो आपके ओशन में होंगे, कोस्टल एरियाज़ में होंगे और आपके सी में होंगे। और बाकी का जो 3% है उसका भी रेशियो बटा हुआ है, ठीक है? जैसे 69% हो गया उस 3 में से, वो आपका जमा हुआ है आइसलैंड में, ठीक है? ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, जो काम का तो है ही नहीं। अब क्या बिल्कुल पिघलाओगे थोड़ी ना, हेयर ड्रायर लेकर थोड़ी ना पिघलवाने चले जाओगे बर्फ़ को, तो वो तो भूल ही जाओ। 30% जो आपका ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो आपका धरती के नीचे है, ठीक है? अब धरती के नीचे है तो आप हैंडपंप लगाकर यूँ निकाल सकते हो, तो ये मैक्सिमम आपका वाटर है, और ये इसका एमसीक्यू इसका है आया है पेपर में, तो ये याद रखना। और 1% जो मात्र बचता है वो आपके पीने के लिए, वो सारे आप 1% का काम कर रहे हो। तो बस यही वाला फैक्ट याद रखना है, ज़्यादा इसमें है नहीं, बस 30% वाला याद रख लेना कि ग्राउंड वाटर है। 1% बिल्कुल जो हमारे पानी के पीने के लिए है, ठीक है? और 1% भी पूरा पानी पीने के लिए नहीं है, उसमें से आधा तो ये सारा यूज़ ही हो रहा है एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज़ में, तो मात्र 0.5% पानी पीने के लिए है। इन दोनों के एमसीक्यू आए हैं, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया। एक हो गया, पहले वाटर की बात कर ली। वाटर क्या है, 5 एलिमेंट में से एक आपका एलिमेंट है। दूसरा वाटर के रिलेटेड फैक्ट याद कर लिए। तीसरा, अब देखो वाटर एक रेन्यूएबल सोर्स है, जो कि मैंने बताया रेन्यूएबल सोर्स वो सोर्स होते हैं जो ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा बन जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा यूज़ करते रहो करते रहो। क्यों? वाटर भी एक रेन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर साइकिल से आ जाता है आपका वाटर, पता है ना वाटर साइकिल क्या होता है? कि वाटर साइकिल बोल लो या हाइड्रोजन साइकिल बोल लो, ठीक है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल लो, सॉरी। पानी है, पानी में की भाप बनी यानी इवेपोरेशन, फिर वो भाप गई बूंद बन के क्लाउड में, ठीक है? और फिर पर्सिपिटेशन हुआ। पर्सिपिटेशन पता ही है, पर्सिपिटेशन किसी भी फॉर्म में जब पानी गिरता है नीचे, फिर वो चाहे बर्फ़ की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो, हेल की फॉर्म में हो, या फिर ड्रॉप की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, और फिर वो वापस वाटर में मिल जाता है, फिर वही वाटर की भाप बनी, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, ये चलता रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर ना 5 टर्म है जो याद रखने वाले हैं, 5 नहीं 6 टर्म है, फटाफट हो जाएगी। इवेपोरेशन यानी भाप बनना। भाप किससे बनती है? पानी होता है, पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हुआ तो वो भाप बन गई, वेपर बन गए, है ना? कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड बन गया, कि अब वो जो वेपर गया ऊपर बादल में, तो वो लिक्विड बन के नीचे आया, वेपर से लिक्विड बन गया। डिपोजिशन, वेपर से सॉलिड बन गया, और सब्लिमेशन, सॉलिड से वेपर बन गया। मतलब एक लिक्विड से वेपर बन गया, दूसरा वेपर से लिक्विड बन गया, तीसरा वेपर से सॉलिड बन गया, चौथा सॉलिड से वेपर बन गया। देखो, बीच में डिपोजिशन, शॉर्ट का मतलब ही सूखा। सूखा क्या होता है? कोई भी सॉलिड चीज़। ये मैंने अपने लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई है याद रखने के लिए, ठीक है? कि भाई बिल्कुल पहले भाप था, अब वो बिल्कुल सूखा हो गया, बिल्कुल कड़क बन गया, तो वो कौन है? डिपोजिशन। और सब्लिमेशन मतलब सीधा बन गया, पहले ये सॉलिड था, अब ये वेपर बन गया, मतलब बिल्कुल भाप तो बिल्कुल कोमल कोमल जैसी होती है ना, मतलब मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाती रहती हूँ याद करने के लिए। अब देखो रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ होता है रेन वाटर दैट फ्लोज, देखो, दैट फ्लोज ओवर लैंड इनटू रिवर लेक सीज इंस्टेड ऑफ सोकिंग इनटू द सॉइल। तो देखो बस रन ऑफ कुछ नहीं होता, बारिश आती है, बारिश का पानी वो मिट्टी में सोखने की जगह वो बहता रहता है, तो इसी को रन ऑफ कहते हैं। ज़्यादा मतलब ठीक है, मुश्किल टर्म तो है नहीं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा, 7th में मैं भी पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, तो उसमें पढ़ाया है मैंने कि क्या होता है। प्लांट अपना स्टोमेटा के थ्रू पानी छोड़ते हैं, ठीक है? पानी तो नहीं, वेपर छोड़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब एक और चीज़ मैंने बोला कि वाटर ना रेन्यूएबल सोर्स है, ठीक है? कि वाटर आपका रेनफॉल से आ जाते हैं दोबारा, पर दिक्कत वाली बात क्या है कि ये जो पानी आता है ना आपका, अब देखो पानी आता तो कहाँ से है? हवा से ही तो आ रहा है ना पानी। अब ये जो हवा होती है, इस हवा में पॉल्यूशन, डस्ट होता है, तो अब देखो आप डायरेक्ट तो ये तो है नहीं कि बारिश आ रही है, मुंह लगाकर नीचे खड़े हो, पानी की बूंदें आपके मुंह में गिर जाएगी और आपकी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा तो होने नहीं वाला।
तो आपको इस पानी को क्लीन करना पड़ेगा फिर आप पीना, ठीक है? तो ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। फॉर्म्स ऑफ वाटर ना 3 टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, जो कि आपका ड्रिंकिंग के लिए बेस्ट होता है। मैरीन वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए तो बेकार होता है क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ब्रैकिश वाटर दोनों के बीच का, ये बीच का है बिल्कुल, ठीक है? तो अब इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है कि फ्रेश वाटर आपको कहाँ-कहाँ मिल जाएँगे? तो आपने जो यूनिट 3 था मेजर इकोसिस्टम, उसमें था ना कि 2 तरीके के आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है? तो फ्रेश वाटर आपको कहाँ-कहाँ मिलता है? रिवर में, ठीक है? और मैंने क्या लिख दिया, खुद ही नहीं पढ़ पाती भाई। स्ट्रीम्स, वेटलैंड, लेक्स, ठीक है? और मैरीन ओशन हो गया, सी हो गया, कोस्टल एरिया। और ब्रैकिश वाटर आपको सोल्ट मार्शेस में मिल जाएँगे, लेक्स में मिल जाएँगे और एक और चीज़ एस्टरीज़ में मिल जाएँगे, जो आपका एमसीक्यू में पूछा गया है। और एक और चीज़ आती है, यहाँ पर आपको सैलिनिटी लेवल याद करना पड़ता है। सैलिनिटी लेवल, सैलिनिटी लेवल मतलब होता है सॉल्ट का लेवल। तो यहाँ पर 1.5% से भी कम रहता है। ब्रैकिश वाटर में जो होता है ना 0.5 से लेकर 3.5 के बीच में। और जो आपका मैरीन वाटर हो गया ना, उसमें तो भाई 3.5 से भी ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब हम वाटर का ख़राब बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, उसी को वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। और इसके कॉज क्या-क्या है? देखो कॉज क्या-क्या होंगे? आप बिल्कुल ग्राउंड वाटर को पंप कर रहे हो। देखो मैंने क्या बताया था, 30% जो आपका है, 39% तो आपका वो है ना ग्राउंड वाटर। अब आपको पता चल गया कि भाई ये ज़मीन में पानी है, तो ये लगा दे सारी जगह पर हैंडपंप, पानी निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है? बिल्डिंग लगा दी है, फैक्ट्री लगा दी है, पानी यूज़ कर रहे हो मज़े से। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 18% पॉपुलेशन है, मात्र 3 टू 2% आपके पास पानी है। तो आप खुद ही लगा लो, एग्रीकल्चर ओवर इरिगेशन, एग्रीकल्चर में पानी आप दे जा रहे हो, ठीक है? इरिगेशन ये होता है ना, पानी दे रहे हो, तो वो चीज़ आप कर रहे हो। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते जा रहे हो। पुअर वाटर मैनेजमेंट, पानी का यूज़ करना ठीक से नहीं आता है। घर में ही देख लो, ठीक है? अच्छा, जिस दिन पानी नहीं आता उस दिन तो ऐसा लगता है कि यार अब तो पानी नहीं आया। उस टाइम पानी की इंपॉर्टेंस पता चलती है। देखो वही चीज़ होती है ना, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा हो उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं चलती, और जो चीज़ कम हो उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और ये सिर्फ पानी के लिए नहीं है, तो छोड़ो। इफ़ेक्ट्स, अब देखो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अब देखो, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, सूखे पड़ने की कंडीशन आ रही है, और पानी की स्कार्सिटी हो रही है, मतलब पानी ख़त्म हो जाएगा 2050 तक, तो भूल ही जाओ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखो वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन देखो क्या होता है वाटर कंजर्वेशन। अब आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, तो अब आपको वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, अपने पानी को जमा करना पड़ेगा, पानी का प्लान केयरफुल तरीके से वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपकी ये सारे थे ना कॉज, इसको कम करना। तो देखो, वाटर की वेस्टेज को कम करना, वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देना, और ग्राउंड वाटर को बढ़ा देना, और ये जो फ्लड और ड्रॉट वाली कंडीशन थी ना उसको ख़त्म कर देना। अब देखो बहुत सारे इसके ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसी को ना वाटर शेयर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है? वाटर शेयर मैनेजमेंट क्या होता है कि सिर्फ इसमें वाटर का भी नहीं, सॉइल का भी होता है, बट यहाँ पर सिर्फ वाटर वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपका हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आता है कि आप जो रेन वाटर है ना उसको कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? और ये ट्रेडिशनल बहुत पारंपरिक है, ये अभी के नहीं आए हैं। जैसे जो हार्स राजस्थान में होता है, तालाब करके गांव में होता है, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है, कुंड या कुंडीज राजस्थान और गुजरात में होते हैं, कुल्स हिमाचल प्रदेश में होते हैं, ठीक है? तो याद कर लेना, ये जोहार्स राजस्थान में, तालाब विलेजेस में, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन आपका नॉर्थ ईस्ट में, कुंड या फिर कुल्स कुंडीज राजस्थान गुजरात में, और कुल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में, इसका क्वेश्चन भी आया था। एफिशिएंट इरिगेशन, अब देखो मैंने क्या बताया था कि क्योंकि वो वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि हम इरिगेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? पानी ज़्यादा ही दे देते हैं। तो 2 चीज़ें कर सकते हो आप, ड्रिप इरिगेशन कर दो, स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दो, ठीक है? स्प्रिंकलर इरिगेशन स्प्रिंकल ऑफ वाटर दो।
अब देखो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर कहाँ पर दोगे आप, रूट्स में दो, बिल्कुल बूंद बूंद डालो, जो रूट्स होती है ना प्लांट की, जो रूट्स होती है क्रॉप्स की वहाँ पर, और स्प्रिंकल इरिगेशन जो लीव्स है ना छिड़क दो पानी। ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज, देखो वाटर का ना ट्रीटमेंट करो अच्छे से, ठीक है, वाटर का ट्रीटमेंट अच्छे से करो। जो आपका सीवेज वाटर है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करो, और फ्रेश वाटर की डिमांड को कम करो। अब देखो सीवेज वाटर क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ या फिर घर से पानी निकलता है ना उसको बोलते हैं सीवेज वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर यानी सैलिनेशन का मतलब होता है नमक, ठीक है। तो डिसैलिनेशन करना है आपको, पानी में से नमक, समुद्र के पानी में से नमक को हटाना है, और उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो आप सोलर एनर्जी का यूज़ कर लो। तो देख लो कितनी अच्छी चीज़ है, जो जो आपको फ्री की चीज़ें मिल रही है आप उन्हीं का यूज़ कर रहे हो। और ये हो भी रहा है गुजरात में और राजस्थान में। गुजरात में थोड़ा याद कर लो, वो गांधी जी ने करा था ना नमक आंदोलन, तो उससे से थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है। और क्लीनिंग और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, आप देखो आप क्लीन कर सकते हो वाटर को किससे, एलम से, जिसको आप फिटकरी बोलते हो, और सॉफ्ट कर सकते हो पानी को सोडा से। और लास्ट बिल्कुल है इसका यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड, जो 2001 में ग्लोबल लेवल पर आया था, जिसने वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के एम से वाटर क्लीन कराया था। इनका एम क्या था, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना है, जिससे क्या हुआ, पानी साफ करवाया इन्होंने, किसने, यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड, पॉपुलेशन बोल दिया मैंने गलती से। उसके बाद आता है लैंड रिसोर्स, ठीक है। तो आपका वाटर वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। सबसे पहली बात है कि पहले हमने रिसोर्सेज पढ़े, फिर उसके बाद हमने बात करी कि वाटर एक एलिमेंट में से आता है। उसके बाद वाटर के रिलेटेड कुछ फैक्ट याद करें, ग्राउंड वाटर वाला याद रख लेना। फिर उसके बाद वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, वाटर साइकिल में ये 6 टर्म्स याद कर लेना, जो वाटर साइकिल से भी रिलेटेड है और कुछ अलग से भी है, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, रन ऑफ और ट्रांसपिरेशन। फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मैरीन वाटर, ठीक है। और इनका सैलिनिटी लेवल याद कर लेना दिमाग में, कि फ्रेश वाटर में से 1.5% है, उससे भी कम है। ब्रैकिश वाटर में 0.5 से लेकर 3.5 के बीच में है, और मैरीन में तो भाई 3.5 से भी ज़्यादा है। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं वो याद रख लेना। और ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वेस्टेज कर रहे हो, ठीक है। और उससे वेस्टेज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो आप, ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, वाटर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं आता, डिफॉरेस्टेशन होता है, वाटर कंजर्वेशन के क्या क्या वो है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इसमें। और कुल ज़्यादा पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में जो है, पर ये याद रख लेना, जुहाड़ और तालाब, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, कुंड, कुलीस, कुल्स, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और उसके बाद बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड, याद रख लेना 2001 में बस ये ग्लोबल लेवल पर आया था। अब बात कर लेते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड रिसोर्स तो देखो ये तो नॉन रिन्यूएबल है, चलो वो तो फिर भी आपका वाटर तो फिर भी रिन्यूएबल था, आप पानी को फिर भी थोड़ा साफ वाफ कर लोगे, पर लैंड तो आपके पास इतनी है ना, लैंड कहाँ से लेकर आओगे, ठीक है। अब देखो लैंड कहाँ से आती है, सॉइल से ही बनता है ना लैंड, तो है ना। अब सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, सॉइल फॉर्मेशन में आता है आपका बेगिंग ऑफ रॉक्स फॉलोड बाय ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो देखो सबसे पहले होता है वेदरिंग ऑफ रॉक। रॉक ना टूटती है, रॉक टूटती है, या तो फिजिकल रॉक अपने आप टूट जाती है बिना केमिकल के, या फिर रॉक टूटती है, चट्टान टूटती है केमिकल की वजह से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमस, ह्यूमस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन आता है ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि आपके प्लांट मर जाते हैं, ह्यूमन की बॉडीज हो गई, एनिमल की बॉडीज हो गई, तो जमीन में दफना देते हैं ना, तो क्या होता है, वो मिट्टी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। उसमें बहुत अच्छा मिनरल होता है। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक मैटर से ही मिनरल बनते हैं, ठीक है। तो ये दोबारा प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और फिर इस प्लांट को एनिमल और ह्यूमन खाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये पूरी साइकिल हो गई, रॉक ब्रेक होती है, सॉइल बनती है, जिसको वेदरिंग ऑफ रॉक बोलते हैं। इसी सॉइल में ह्यूमस आ जाता है, जिसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं, और इसी ह्यूमिफिकेशन से मिनरल आ जाते हैं, जिसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, सॉइल के टाइप, इसकी शॉर्ट ट्रिक बना दी है,
LAB लैब और RAF राफ, लैब राफ। ठीक है, L for लेटराइट, A for arid, B for black, R for red and yellow, A से एल्यूवल और F से फॉरेस्ट। तो लैटराइट देखो, लीफ सॉइल, ये बेस्ट किसके लिए होती है? टी के लिए, कॉफी के लिए, रबर के लिए, कैफे के लिए, कोकोनट के लिए बहुत अच्छी होती है। एरिड बिल्कुल ड्राई और सैंडी। ब्लैक कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है, कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। रेड एंड येलो, रेड एंड येलो का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड का ज़्यादा है। रेड जो सॉइल होती है ना, रेड एंड येलो दोनों ही आयरन रिच होती है, तो यहाँ पर रेड के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है कि इससे रेन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड को सपोर्ट मिलता है। ये कॉटन के लिए, राइस के लिए और इन ग्राउंड नट क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आपको मिल जाएगी बिहार, MP, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका। एल्यूवल, ये रिवर के पास मिल जाएगी। और फॉरेस्ट ये आपको ऑर्गेनिक सैंड है, ठीक है। और एल्यूवल पोटाश और बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। बस इतना ही है। L for laterite, A for arid, B for black, R for red and yellow, A for alluvial, F for forest। फिर मैंने बता रही हूँ कि भाई कौन कौन से सॉइल कहाँ पर अच्छे से फॉरेस्ट है ऊपर वाले इलाकों में। जैसे यहाँ पर जंगल वाले इलाके हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल यहाँ पर है। वो आपका जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब, थोड़ा थोड़ा हरियाणा भी हो गया, ये आपका झारखंड के टाइप है ना। ब्लैक सॉइल ये आपका थोड़ा थोड़ा गुजरात में, और ये बीच में जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, थोड़ा थोड़ा आपका वो भी हो गया, आपका ये वाला क्या था, महाराष्ट्र वगैरह। फिर एल्यूवल, एल्यूवल तो वो है आपका ये बिल्कुल कोने में, केरल से लेकर ये आपका उड़ीसा ये सब कन्वर्ट कर रहा है। और एल्यूवल सबसे ज़्यादा है, एल्यूवल पोटैटो इन सबसे अच्छी होती है। याद रखना पूरा, ये पूरा आपका ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार ये सब का ले रही है। आयरन, आयरन बिल्कुल आयरन तो इधर की साइड है, ये आपका यहाँ पर क्या होता है, मैं वही बोल रहा था। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपका राजस्थान होता है ना, राजस्थान होता है। और लेटराइट, लेटराइट थोड़ी थोड़ी है, लेटराइट इधर की साइड है आपका, ब्लैक साइड के साइड में आपका तमिलनाडु, गोवा इन सब की साइड में है। और रेड एंड येलो, रेड एंड येलो आपका ब्लैक साइड की जो साइड अलग है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला है, बस रेड का ही याद रख लेना। और अब देखो, आपने वाटर को भी ओवर एक्सप्लॉइट करा, अब आपने लैंड को भी डिग्रेड कर दिया। लैंड डिग्रेड का मतलब क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें आपकी लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, भूमि ख़त्म हो जाती है। और ये क्यों होती है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हो, ओवर ग्रेजिंग, अपने पशुओं को चराए जा रहे हो। माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है वो ज़मीन से निकाले जा रही है अपना प्रॉफिट के चक्कर में, पर प्रॉफिट के चक्कर में ये भूल गई है कि जिस भूमि पर तुम रह रहे हो, जो तुम्हारी माँ समान है, तुम उनका हनन कर रहे हो। अर्बनाइजेशन, ये हमें पेड़ तो चाहिए नहीं, हमें तो घर ही घर चाहिए, बिल्डिंग बिल्डिंग चाहिए। तो फिर लैंड तो खराब होगा। पुअर फार्मिंग, देखो, फार्मिंग हमारी इसलिए पुअर हो गई है क्योंकि हम बहुत केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल से आप ज़्यादा तो क्रॉप लेकर आ सकते हो, पर दिक्कत क्या होगी? कुछ टाइम बाद लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। और सॉइल एरोजन वो वाली सिचुएशन होती है जब आपकी लैंड में से जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना सॉइल की, वो हट जाती है। और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रीज़न ये होता है कि ये तो हटती है जब बारिश आती है ना, बाढ़ आ गई, बिल्कुल फ्लड आ गया, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो बह जाती है, ठीक है। और लैंड डिग्रेडेशन के क्या प्रोग्राम है? सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ वेटलैंड डेवलपमेंट, जैसे कि वाटर के लिए था। वाटर के लिए कौन सा था? ये आपका वाटर के लिए था यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड, UNPF। ठीक है, इसके लिए भी है सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ वेटलैंड डेवलपमेंट। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या आ गई। बस अभी तक लैंड के बारे में सिर्फ इतना था, थोड़ा सा बड़ा हो गया बट ठीक है। पर मैंने पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है इसके अंदर लैंड के बारे में, कि लैंड एक रेन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, नॉन रेन्यूएबल है और पार्ट ऑफ एलिमेंट है। आपके 5 एलिमेंट है ना, उसमें से दूसरा पार्ट है ये। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, वेदरिंग ऑफ रॉक, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन, फिर उसके बाद सॉइल ऑफ टाइप्स, लेटराइट, एरिड, ब्लैक, रेड एंड येलो, एल्यूवियल और फॉरेस्ट। फिर उसके बाद ये कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, फिर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, फिर इसके लिए प्रोग्राम
अब देखो लास्ट जो अलग-अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, प्रॉब्लम क्या-क्या है हमारे देश में, फ्लड की, ड्रॉट की। फ्लड हो गया कि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ गया, ड्रॉट हो गया पानी ही कम पड़ गया, सूखा पड़ गया। तो अब देखो फ्लड के बारे में फैक्ट दिए गए हैं कि जैसे इसमें सबसे फर्स्ट पर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ना मतलब मान लो 3,000 लोगों की डेथ होती है, तो उनमें से 2,000 लोगों की यानी 1 तिहाई मान सकते हो ना, 1 तिहाई लोगों की डेथ किससे हो रही है? आपका फ्लड से। ठीक है, 1 तिहाई तो नहीं, 3/4 लोगों की डेथ किससे हो रही है? फ्लड से। और इंडिया में क्या होता है, 1/5 जो हमारी पॉपुलेशन है वो फ्लड से ही मरती है। और ड्रॉट क्या हो गया? स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सूखा बिल्कुल। ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सोशल। अब देखो सूखा पड़ जाएगा तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे, इकोनॉमिक बिजनेस बंद हो जाएंगे, इन्वायरमेंटल की बहुत टाइम लगता है ठीक होने में ना, क्योंकि आपकी भूमि बंजर हो चुकी है। अब भूमि आपकी लाखों करोड़ों सालों में बनेगी दोबारा ठीक से, जब तक आप मर जाओगे। ठीक है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, तो अभी से सुधर जाओ। अब बात करते हैं रेविन। रेविन क्या होता है? रेविन होता है बिल्कुल एक खाली एरिया होता है। ठीक है, खाली एरिया हो जाता है सॉइल इरोजन की वजह से, वो ना आपकी भूमि की टॉप मोस्ट लेयर हट गई, फिर वहाँ पे क्या हो जाता है? पानी आ जाता है। अब मैं इसकी इमेज दिखा दूँ आपको, ये रही इमेज इसकी। ये होता है रेविन। देखो पहले मैं इसको नदी समझती थी, पर अब मुझे समझ आया कि ये तो नदी नहीं है भाई, ये तो पानी है। ठीक है, जो सॉइल इरोजन हुआ है और इसमें अब पानी बह रहा है। उसके बाद बात करते हैं आपका एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? जो आपका पानी होता है ना, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर होता है ये एक्वीफर में होता है। मैं आपको इसकी भी इमेज दिखा दूँ, ये रहा एक्वीफर ये। ठीक है, ये होता है एक्वीफर आपका, ये जो दिख रहा है ना, जो आप जहाँ से आपका हैंडपम्प में से पानी आता है, ये होता है एक्वीफर। और उसके बाद वाटर मिनिमाइजेशन क्या होता है? देखो सबसे पहले ना वाटर मिनिमाइजेशन होता है। वाटर मिनिमाइजेशन कि आप पहले पानी का कम से कम यूज़ करते हो और कम से कम वेस्टेज करते हो, बट अगर एक बार को वेस्टेज हो जाती है तो फिर आप वाटर को ट्रीट करते हो। और ये मैंने 3 टर्म्स इसलिए कराई है क्योंकि एमसीक्यू में पूछी गई है। तो पीवाईक्यूज देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ह्यूमन यूज़ के लिए वाटर कितना परसेंट बचता है? ह्यूमन यूज़ के लिए मतलब ह्यूमन की सारी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए। वैसे तो पूरा 1% है, पर पानी पीने के लिए वाली बात करी गई है, तो मात्र 0.5% बचता है। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद मैं पेन देख लेते चलता है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बात, अरे ये तो नहीं हो रहा, डिस्कार्ड चेंजेस, छोड़ो। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका, हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी कहाँ है वाटर की? तो आपका ग्राउंड वाटर में, जो मैंने आपको कराया था कि 30% वाटर आपका कहाँ है? ग्राउंड में, इसलिए मैंने कराया था। अब बताओ पॉल्यूशन का कौन सा सोर्स नहीं है इनमें से? तो पॉल्यूशन का कौन सा सोर्स नहीं है? एक रन ऑफ मैंने बता दिया था कि जो बारिश का पानी आता है बहकर, उसको बोलते हैं रन ऑफ। एमिशन की आपका जो गंदगी है वो आपने डाल दी, डिस्चार्ज भी वही हो गया और वेस्ट भी वही हो गया। तो रन ऑफ पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है भाई। बारिश के पानी से कहाँ पॉल्यूशन होगा, है ना? तुम गंदगी वगैरह डालोगे उससे पॉल्यूशन होगा ना। अब बात कर लेते हैं रेड सॉइल के बारे में, जो सही नहीं है। तो देखो रेड सॉइल के बारे में सही नहीं है, जो जो सही नहीं है। देखो पहला, रेड सॉइल सपोर्ट करती है रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो कि सही है, तो इसका तो आंसर नहीं होगा। ये आपको बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये पोटैटोज रबर बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, ये पोटैटो इन सब के लिए नहीं है, तो ये वाला आंसर थर्ड, रेड सॉइल के बारे में ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि वाटर मिनिमाइजेशन में क्या नहीं आता। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नहीं आता। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नहीं आता, क्योंकि पहले तो आप वाटर मिनिमाइजेशन करते हो, फिर बाद में आप ट्रीटमेंट करते हो। एक्यूफायर क्या है? एक्यूफायर नहीं भाई। एक्यूफर क्या होता है? एक्यूफर होता है आपका ये, अ लेयर ऑफ रॉक थ्रू विच वाटर, जो आपकी रॉक की लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं, जो उस लेयर में पानी भर जाता है, उसको बोलते हो ना, सॉरी,
जो रॉक की लेयर होती है, जो आप जहाँ पर आपका वाटर जमा होता है, उसी को बोलते हो आप रेयर एक्वीफर। उसके बाद वाटर का मेन सोर्स कहाँ है, मतलब लेक्स और रिवर में पानी कहाँ से आता है, तो ऑफ कोर्स ट्रांसपिरेशन से आएगा नहीं, सब्लिमेशन से आएगा नहीं, रेनफॉल से ही आएगा। ठीक है। और सी वाटर जो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिनिटी सी वाटर में कितनी परसेंट होता है, सैलिनिटी यानी सी वाटर यानी मैरीन, तो एवरेज कितना है, स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 3.5 से। ठीक है। ब्रैकिश इको सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वाटर कौन कौन सा आता है इसमें, तो आपका एस्टरीज, एस्टरीज ब्रैकिश में का ही हो गया ना, कि जहाँ आपका मैरीन और आपका क्या मिलता है, आपका वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और लास्ट रेविन किससे बनता है, रेविन देखो आपका सॉइल इरोजन से बनता है, जब आपकी टोपमोस्ट लेयर हट जाती है भूमि की, तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। तो होप सो मैंने आपको सब चीज़ करा दी है, आपको नोट्स करा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। 1 2 देन 3 4 5 6, तो ये नोट्स के स्क्रीनशॉट है, बाकी आप ये प्रैक्टिस कर सकते थे। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय।